मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज भी हम कुछ पॉलिटिकल बात करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीन राज्यों में बड़ी उथल पुथल चल रही है। राजस्थान में इसलिए उथल पुथल है कि वहाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में दोस्ती कराने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश में इसलिए है कि एक बिगड़ेल बेटे ने एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दिया। और महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी ही टूट गई है। उसको लेकर आज दिन भर डेवलपमेंट रहा। तो मित्रों, आज की जो सबसे पहली खबर हम राजस्थान से करते हैं, क्योंकि राजस्थान में दिसंबर में चुनाव है और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में समझौता नहीं हो पा रहा है। बीजेपी को, कांग्रेस को पता है कि अगर सचिन पायलट को नाराज किया तो बीजेपी उनको लपकने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि किसी तरह से उन्हें समझा दिया जाए, उन्हें मना लिया जाए। और आज दिल्ली में मीटिंग हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तमाम सीनियर लीडर थे। राजस्थान के बहुत सारे लीडर थे। लेकिन उस मीटिंग में बड़ी कमाल की बात है कि उस मीटिंग में अशोक गहलोत ही नहीं आए। मतलब जो दूल्हा है वो नहीं आए और उनके पाँव में एक प्लास्टर बंधा हुआ था। ये बताया जा रहा है कि उनके पाँव में चोट लग गई है। लेकिन चोट लगना ये अपने हाथ में तो है नहीं, पर फिर भी एक सीएम को कोई आने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको अपने हेलीकॉप्टर से आना था, अपने जहाज से आना था। और यहाँ भी अगर व्हील चेयर में आते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आज की बैठक इंपॉर्टेंट थी। तो उनका ना आना एक मुद्दा बना। लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो सचिन पायलट ने पत्रकारों से कहा कि समझौता हो गया है, उनकी जो मांगे थी वो मान ली गई है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, फिर सरकार बनाएंगे। यही बात एक महीने पहले सचिन पायलट ने कही थी, सेम यही बात। लेकिन वो जैसे ही राजस्थान पहुंचे फिर उन्होंने कहा देखिए होता है आगे क्या। और फिर उन्होंने यात्रा भी निकाली और फिर उन्होंने कुछ ऐसे बयानबाजी की कि अशोक गहलोत ने फिर उनके बारे में कमेंट किया था। तो आज की बैठक के बाद इसका 2-4 दिनों में क्या परिणाम निकलता है, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि उनको राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाएगा और सीएम तो स्वाभाविक तौर पर अशोक गहलोत रहेंगे। और अगर कांग्रेस दोबारा आती है तो सीएम कौन होगा इस पर बात हुई है। शायद इस बार सचिन तेंदुलकर को लेकर बात हुई है, लेकिन जो अशोक गहलोत जादूगर हैं वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ने वाले, ये स्वाभाविक सी बात है। मित्रों, इसके अलावा जो दूसरा राज्य है जहां चुनाव होने वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से एक बिगड़ेल लड़के ने एक आदिवासी मजदूर के चेहरे पर पेशाब किया। उसके बाद बहुत बड़ा मामला बना और शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए उसके घर को बुलडोजर से उड़ा दिया, गिरा दिया। हालांकि इसकी बड़ी आलोचना हुई, क्योंकि माँ बाप का घर है, उसका घर नहीं था। और माँ बाप आज सड़क पर बैठे हुए हैं। वो उन्होंने ओपन खुले में ही आज खाना बनाया। अगर बारिश होगी तो कहाँ जाएंगे वो लोग। इस तरह से थोड़ा सा एक हो सकता है कि इसको हम एक जल्दीबाजी में उठाया गया और त्वरित कदम, जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए कदम उठाना जरूरी था। उसके बाद आज शिवराज सिंह चौहान ने और भी समझदारी का काम किया है कि उस आदिवासी के पिताजी को बुलाकर उसके पांव धोए और अपने माथे पर लगाए। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 21% 21% ट्राइबल रहते हैं, 21%। और पूरे देश भर के 13% ट्राइबल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी 7 करोड़ है, जिसमें से 1.25 करोड़ आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें एसटी की हैं और लोकसभा की 6 सीटें वहाँ एसटी की हैं। इतनी बड़ी आबादी, जहाँ भील और कोल रहते हैं, वहाँ अगर उनकी नाराज़गी हो गई और जिस तरह से मैसेज गया कि एक आदिवासी को उसके सिर पर, उसके चेहरे पर जिस तरह से गलत काम किया गया,
तो गरीब लोगों का, और ये जो मैसेज जाता है उस मैसेज को तुरंत शिवराज सिंह चौहान ने रोक दिया। और इस तरह की जो हरकतें, इस तरह जो उन्होंने कदम उठाए, उससे आदिवासियों में उनके प्रति प्रेम जाग गया कि ये व्यक्ति ने किस तरह से फटाफट वहाँ बुलडोजर चलाया, उसको पुलिस उठा के ले गई, पुलिस ने उसे पीटा भी, रास्ते में उसको पीटते पीटते ले गई, और थाने में जो उसका इलाज किया होगा वो अलग है। और अब उसको ये मान के चलो कि 10 साल की सज़ा तो होनी है, क्योंकि आदिवासी के ऊपर उसने ऐसा काम किया है, और वो दुर्भाग्य से ब्राह्मण भी है। अगर और किसी जाति का होता तो छूट सकता था या उसको कम सज़ा होती, पर चूंकि वो ब्राह्मण है तो निश्चित तौर पर उसको 10 साल की सज़ा होनी है। दूसरा, उसके पिताजी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी से ही जुड़े हुए, तो उनका भी कैरियर खत्म हो गया। और शिवराज सिंह चौहान ने जो त्वरित कदम उठाए हैं, राजनीतिक कदम, उसका उनको फायदा मिल गया, और कुल मिला के आज वो आदिवासियों में उनकी एक छवि अच्छी हो गई है। और कुल मिला के वो अब अगला जो चुनाव दिसंबर में होगा, उनमें जो आदिवासियों का वोट है वो बीजेपी को मिल जाता है। मित्रों, तीसरा स्टेट महाराष्ट्र है, जहां अजित पवार ने अपने चाचा की पार्टी को ही हड़प लिया, एनसीपी को हड़प लिया। और अब आज शरद पवार दिल्ली आए, और दिल्ली उन्होंने आज मीटिंग की, और जो दिल्ली में उनके पार्टी के लीडर थे उनके साथ उन्होंने बैठक की, और राहुल गांधी भी उनसे मिलने गए। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम पूरी तरह से, हमारा सपोर्ट आपको है। और उसके बाद शरद पवार की बैठक को अवैध करार दिया है अजित पवार ने, क्योंकि वो अब उन्होंने अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष घोषित कर दिया है। अभी फैसला तो कोर्ट करेगा और चुनाव आयोग करेगा कि असली एनसीपी कौन है, लेकिन अभी जो संख्या है वो अजित पवार के पक्ष में, क्योंकि ये जो 53 सीटें हैं एनसीपी के पास, उसमें से 32 ने अजित पवार को सपोर्ट किया है। तो ये घटनाक्रम चल रहा है, और इस घटनाक्रम देश में एक चर्चा का विषय भी है कि किस तरह से घर में परिवार के लोग ही धोखा दे रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, आज पनीर सेल्वम के बेटे की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने अन्ना द्रमुक से बर्खास्त किए गए ओपी रविंद्रनाथ के 2019 में तमिलनाडु की थैनी लोकसभा सीट से उनका जो निर्वाचन था उसको अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि रविंद्रनाथ अन्ना द्रमुक के अपदस्थ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम के बेटे हैं। न्यायमूर्ति एस सुंदर ने थेनी लोकसभा को रिक्त घोषित कर दिया, लेकिन रविंद्रन के वकील ने अनुरोध पर न्यायाधीश ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर 1 महीने की रोक लगा दी है, ताकि वो अपील कर सके। अभी तो ये चेन्नई हाईकोर्ट का मामला है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा। कन्हैया कुमार को एनएसयूआई का प्रभारी नियुक्त किया गया है। सीपीएम के लीडर, जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष, तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार को एनएसयूआई का इंचार्ज बनाया गया, और निश्चित तौर पर इसको कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि ये छात्र नेता रहे हैं, जेएनयू के छात्र अध्यक्ष रहे हैं, तो ये बड़े तेज तर्रार हैं। और मित्रों, आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी गृह मंत्रालय की, और उसमें जो विपक्षी नेता थे उन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष नहीं माने। उन्होंने कहा भी आज एजेंडा में नहीं है तो उसको नहीं उठा सकते। लेकिन जो कांग्रेस के लीडर हैं, दिग्विजय सिंह हैं और डेरेक हैं जो टीएमसी के लीडर हैं, इन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखी और वॉकआउट कर गए। उन्होंने कहा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम है मुद्दों को उठाना। मित्रों, चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण 14 जुलाई को होगा। इसरो का नया प्रक्षेपण यान LVM-3 चंद्र मिशन को अंजाम देगा, और चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। तो ये बड़ी एक उपलब्धि होगी, क्योंकि अगर आपको याद होगी, इसी चंद्रयान 2 जब मिशन हुआ था तो ये आखिरी मोमेंट में कुछ सेकंड पहले ये जलकर राख हो गया। यानी चांद पर उतरने से करीबन 12-13 मिनट पहले ये
लैंड नहीं कर पाया था, बीच में इसमें आग लग गई थी, तो मिट्टी मिल रहा था। और वो जो नासा के हेलीकॉप्टर, जो नासा का वहाँ सिस्टम है, उन्होंने वहाँ से फ़ोटो भी भेजी थी कि ये चांद पर उसका मलबा गिरा हुआ था। तो ये हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा चंद्रयान मिशन यहाँ से उड़े, और 14 को उड़ेगा, तो ये 23 से 24 अगस्त को लैंड करेगा, यानी लगभग सवा महीने का सफ़र करेगा। और मित्रों, वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से लेकर और ये अयोध्या के लिए चलेगी, और ये गोरखपुर और लखनऊ दोनों का के समय में इसमें कमी आएगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं वो नई गाड़ियाँ हैं, नए सिस्टम में बहुत तेज़ चलती हैं, लोगों को जल्दी से जल्दी उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। और मित्रों, प्रधानमंत्री कल से 4 राज्यों की यात्रा में हैं। उत्तर प्रदेश में हैं, तेलंगाना में रहेंगे, राजस्थान में रहेंगे, गुजरात में रहेंगे, मध्य प्रदेश में भी हैं। तो वो 4 राज्यों में जाकर नई जो कुछ योजनाएं हैं उनकी घोषणा करेंगे, कुछ का शिलान्यास करेंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले उनको 500 उद्घाटन करना है, 500 परियोजनाओं का उद्घाटन या उनका शिलान्यास करना है। तो मित्रों, और यूसीसी को लेकर भी बात चल रही है। आज सरकार ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, अर्जुन मेघवाल और किशन रेड्डी को रखा गया है कि ये अपने अपने क्षेत्रों के लोगों से बात करें। जोशीमठ में भूस्खलन की आशंका फिर बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ फिर धंसाव हो रहा है। तो कुछ जगह से वहाँ दरारें आई हैं लोगों के घरों में। तो जो 1 साल पहले प्रॉब्लम थी, क्योंकि बीच में बारिश नहीं हुई, तो लोग फिर अपने घरों में लौटने लग गए थे। हालांकि सरकार ने उनके लिए अलग से टेंट लगाए हैं। तो अब इसमें फिर दोबारा से वहाँ पे आशंका व्यक्त की जा रही है, फिर वहाँ खतरा पैदा हो गया है। तो मित्रों, नए शिखर पर सेंसेक्स पहुँच गया है। कारोबार की समाप्ति पर 340 अंक बढ़कर 65,786 अंक पर बंद हुआ है। तो इस सेंसेक्स का रिकॉर्ड ही 65,000 पार कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि देश प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक प्रोग्रेस कर रहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।